हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको बायोलॉजी समझ आ रही होगी। इससे पहले की वीडियो में हमने और आपने चर्चा किया था कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन आर अदर एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने चर्चा किया था कि आखिर रिप्रोडक्शन जो है यानी जनन जो है वो क्यों ज़रूरी है किसी भी जीव के लिए। अब उसके आगे हम लोग सीखते हैं कि जनन कि कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब को डिटेल में आप आज जानेंगे। सबसे पहले बात करें अगर तो जो जनन होता है, जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को उत्पन्न करता है। यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही एक जीव अपने समान अन्य जीवों को उत्पन्न कर पाता है, जिससे कि होता क्या है, उसका अस्तित्व जो है वो बना रहता है, अदरवाइज वो जीव जाति समाप्त हो जाती। इसीलिए अगला टॉपिक जो है जनन का उद्देश्य, आखिर रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है या रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। उसका अर्थ ये है कि रिप्रोडक्शन इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर नज़र डालें तो इसी कारण बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला होता है जात की निरंतरता। अगर कोई जाति है, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था मानव का, आम के पेड़ का, अगर खरगोश का एग्जाम्पल लेकर समझे, अगर किसी जंगल में खरगोश की जो जाति है वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देती है, रिप्रोडक्शन शब्द से लग रहा है दोबारा प्रोडक्शन होना, तो अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर देती है यानी रिप्रोडक्शन अगर बंद हो जाता है तो अब आगे की जनरेशन नहीं बनेगी और धीरे धीरे पूरी प्रजाति जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो जनन है वो किसी भी जात की निरंतरता, कंटिन्यूसिटी को बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे ही किसी जाति के सदस्यों में वृद्धि के लिए जरूरी होता है रिप्रोडक्शन। किसी जात के सदस्य की वृद्धि तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे ही जो तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। जैसे कई वर्ष लगे जीवन की उत्पत्ति होने में, ये सब टॉपिक आपके बायोलॉजी में है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उन सारे चरण को पढ़ेंगे, ओपेरिन का सिद्धांत भी आप सही से पढ़ेंगे, तो जब ये टॉपिक आते हैं वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कई वर्ष लगे पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने में। अगर अब जीवन उत्पन्न होने के बाद रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जीवन कब का समाप्त हो चुका होता, क्योंकि प्रत्येक जीव का जो जीवन काल था, जीवन काल समाप्त होते ही जो जीव था वो समाप्त हो जाता। और अगर रिप्रोडक्शन होता है, जनन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, संतानें उत्पन्न हो रही हैं, तो पृथ्वी पर जीवन भी बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्येक जीव की जातियां बची हुई हैं। अभी बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई, क्यों? क्योंकि उनका जो प्रजनन क्षमता थी वो कम हो गई और उनको नष्ट करने वाली जो अन्य जातियां थी उन पर ज़्यादा प्रभावी हो गई, जिससे वो जातियां विलुप्त हो गई। वो सब आगे की बातें हैं, वहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ हमने जान लिया जनन का उद्देश्य होता है किसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, किसी जाति के सदस्यों में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं जनन की विधियां। अगर जनन जरूरी है किसी भी जीव के लिए तो जरूरी नहीं है कि कोई एक विधि हर जीवों पर लागू हो। जैसे एक मेथड हर जगह लागू नहीं होता, ऐसे जनन का भी एक मेथड हर जीव पर लागू नहीं हो सकता। तो मुख्य रूप से जीवों में जनन दो प्रकार से होता है, यानी इसकी दो प्रमुख विधियां होती है। सबसे पहली विधि है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इन सब को हम लोग सीखते हैं यहाँ पर, फिर डिटेल नॉलेज लिया जाएगा कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और लैंगिक जनन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। होता क्या है इसमें, यह जनन की जो है वो एक सरल विधि है। इसमें एक ही जीव होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं ये हमारा जीव है, अमीबा है या कोई अन्य जीव मान लेते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो होता क्या है, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो जनक होता है उसी से नई संतान उत्पन्न होती है, अन्य किसी भी जीव की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। समरूप प्रतिलिपियां का अर्थात जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लोन। आइडेंटिकल होती हैं, कॉपीज जो होती हैं वो एकदम आइडेंटिकल होती है, यानी जैसा जनक होगा हूबहू सेम टू सेम
जो संतान है हूबहू उसी के जैसी होगी। जबकि अभी हम लोग आगे लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे तो लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें होगा क्या, इसमें एक जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। क्यों समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है या क्यों इसकी संतानें हूबहू इसी के जैसे होती हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। चूंकि ये जनक है हमने मान लिया, अब होगा क्या, इसका डिवीजन होगा और धीरे धीरे जब डिवीजन की प्रोसेस होगी और जो ये डीएनए है या न्यूक्लियस है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक यहाँ हो गया, ये डीएनए हो गया, ऐसे ही ये डीएनए हो गया और धीरे धीरे ये कोशिकाएं दो कोशिकाओं में अलग अलग डिवाइड हो गई, जिससे कि हमारे पास दो संतान उत्पन्न हो गई। और दोनों का जो डीएनए है आपने देखा वो कैसा है, सेम ही तो है। जैसा ये डीएनए था, एक ही डीएनए से दो डीएनए बना और वो दोनों डीएनए अलग अलग हो गए, तो ये दोनों सेम होंगे और किसके जैसे होंगे, अपने जनक के जैसे ही होंगे। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसीलिए इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती और जैव विकास के लिए विभिन्नता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं होती हैं, जो भी संतानें होती हैं वो अपने जनक के जैसे होती हैं। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए कि अलैंगिक जनन में ऐसी परिस्थितियों में विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इनमें भी विभिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती हैं या हो सकती हैं। उसका मेन कारण हो सकता है म्यूटेशन। यदि जीव में जनन के दौरान या जनन के बाद या जनन से पहले अगर म्यूटेशन होता है डीएनए में, तो जो आने वाली जाति है वो या आने वाली संतान है वो अपने जनक से भिन्न हो सकती है। किस कंडीशन पर, अगर म्यूटेशन होता है। तो हमने जान लिया यह जनन की सरल विधि है। सरल इसलिए क्योंकि इसमें दूसरे जनक की जरूरत नहीं है, इसमें स्वयं रिप्रोड्यूस करना है। ऐसे ही इसमें एक ही जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। हमने ये भी बता दिया समरूप क्यों, क्योंकि डीएनए सेम होता है और डीएनए में ही आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, जिससे कि आने वाली संतान का लक्षण निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, यह केवल एक जनक द्वारा होता है, इसलिए एकल जीव जनन भी कहते हैं। जैसे हमने देखा जो इसका जनक होता है वो एक होता है, दूसरे जनक की जरूरत हमें नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें संतान अपने जनक की क्लोन होती है। हमने कह दिया एकदम समरूप होती है, हूबहू उसी तरह होती है, इसीलिए इसे क्लोन भी कहा जाता है। यह अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र दर से होता है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि इसमें होगा क्या कि जो जीव है यदि उसका भोजन और वातावरण दोनों उसके अनुकूल है तो ये अधिक से अधिक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या करेंगे, अपनी संतानों की संख्या को बढ़ा लेंगे। और एक चीज, इनका जो ये या हम कह सकते हैं ये जो जनन है अलैंगिक जनन है अधिकतर किन में पाया जाता है, निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इन सब में। प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पौधों में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन के नाम से जानते हैं, जो आगे अभी अलैंगिक जनन की विधियों में आएगा। वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि आप देखें एक एग्जाम्पल, अगर एक गुलाब का पौधा है और उसकी जो तना है उसके तना को अगर हम काट करके कहीं और लगा देते हैं, ये एक तना था, इससे हमने दो अलग अलग बना लिया और दोनों अगर हम अलग अलग लगाते हैं तो होता क्या है, ये दोनों अलग अलग पौधे भी बन जाते हैं। तो हुआ क्या, ये दोनों पौधे अपने जनक के जैसे ही होंगे और दूसरा कोई जनक इसमें शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। यानी हम अलैंगिक जनन को कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। इसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और यह जनन की विशेष विधि होती है। जो अलैंगिक जनन है वो सभी उच्च पादपों और उच्च जीवों में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें दो विपरीत जनक, एक को हम मान सकते हैं नर और दूसरे को मान सकते हैं मादा। इसमें दो विपरीत जनक
आपस में संयुग्मन के फलस्वरूप, यानी इनके जो युग्मक होंगे नर और मादा के, उनके संयुग्मन के फलस्वरूप संतान उत्पन्न होती है। यानी इसमें दो विपरीत जनकों से संतान उत्पन्न होती है। इसमें हमने देखा था एक ही जनक द्वारा संतान उत्पन्न हो जाती थी। इसमें नर व मादा युग्मक संलयन करके या संयुग्मन करके नई संतान उत्पन्न करते हैं। इसमें जो संतानें होती हैं वो अपने जनकों से कुछ भिन्न होती हैं, अर्थात कुछ तो मिलती जुलती रहती हैं लेकिन कुछ भिन्नताएं जरूर होती हैं। आप अगर किसी को भी देखते हैं, किसी मानव को, तो वास्तव में उसके जो लक्षण होंगे या उसका स्वभाव या उसके शरीर की जो बनावट होगी वो उसके मम्मी पापा के मिले जुले लक्षणों से बनती है। अर्थात उसके लक्षण कुछ कुछ मम्मी से कुछ पापा से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन पूरा 100% वो ना अपने पापा जैसा होता है ना अपने मम्मी जैसा होता है। इसका मेन कारण है, हम यहाँ से देखते हैं, ये हो गया नरयुग्मक, नरयुग्मक जिसे हम स्पर्म कह सकते हैं, और ये हो गई मादा युग्मक, ओवम। अब होता क्या है, इन दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 इसमें और 23 इसमें, यानी इसमें भी डीएनए है और इसमें भी डीएनए है। ये दोनों डीएनए डिफरेंट होंगे क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए दूसरे इंडिविजुअल से मैच कभी भी नहीं करता। तो ये दोनों डीएनए कैसे होंगे, डिफरेंट काइंड के होंगे, और इन दोनों के संयुग्मन से जो जाइगोट बनेगा, 2n जाइगोट, ये n नंबर हम ले लेते हैं और ये ले लेते हैं n नंबर, और ये जो 2n नंबर बना जाइगोट हमारा, उसमें 46 गुणसूत्र हैं। यानी 1/2 यहाँ से और 1/2 यहाँ से डीएनए आए तो होगा क्या, जो ये बनेगा, संतान बनेगी, उसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। इसीलिए जैव विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो अनुकूल होता है वो लैंगिक जनन होता है, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकास बढ़ता रहता है। आप मानव को ही देख ले, पहले की पीढ़ियां और अब की पीढ़ियों में कितना बड़ा डिफरेंट है। ऐसे ही यहाँ आप समझ चुके हैं। और होता क्या, ये ऐसे ही नहीं चलता, कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, क्योंकि अगर हम नर युग्मक लेते हैं यानी पिताश्री, तो इनमें भी 1/4 दादा और 1/4 दादी, ऐसे ही इधर 1/4 नाना और 1/4 नानी के गुण पाए जाएंगे। अर्थात जो संतान हो रही है उसमें कई पीढ़ियों के गुण आते रहते हैं और इसीलिए विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।